उसमें भी होगा तो मैं आपको लेट यू नो दूंगा। हाँ, अगर आपको कुछ मिलता है तो आप ग्रुप में शेयर कर देना ताकि वी ऑल आर गेट। हाँ, ओके ओके डन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द S3 बकेट। सो किसी के पास कोई आइडिया, स्मॉल सा बिग सा, कि S3 बकेट है क्या हाँ जी, और क्यों बेसिकली यूज ये करते हैं? ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है हम्म। आपका, सिंपल स्टोरेज सर्विस जिसमें हम कोई भी अपना इमेज वगैरह या लॉग फाइल, मतलब ऑब्जेक्ट बेस्ड जो भी स्टोरेज है वो हम वहाँ पे रख सकते हैं। हम्म। ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज नहीं है। हम्म। तो जो भी आपकी कोई इमेज हुई, जेपी फाइल है, कुछ भी है, एक्स वाई जेड कोई भी फाइल है हम्म। या इमेज वगैरह, उसके लिए है ये, स्टोरेज के लिए। ठीक। बेसिकली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई भी फाइल्स ऑब्जेक्ट बेस्ड जो भी स्टोरेज है वो हम ठीक। उसके अंदर रख सकते हैं, S3 के अंदर। ठीक है, किसी और के पास कोई अलग आइडिया? कुछ भी मतलब आइडिया जो आपको लगता हो कि हाँ ये हो सकता है। कुछ भी मतलब, अगर S3 का नाम सुन के और जैसे स्टोरेज बताया गया तो कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि हाँ मुझे पता है, या मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए। नो। और बेसिकली वही है जो आपको ने बताया, ठीक है। वही सिंपल स्टोरेज सर्विस आपका हम्म। डेटा फाइल स्टोर करने के लिए स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, वेरी गुड। सो बेसिकली S3 बकेट, इसको ना बकेट बोलते हैं। ठीक है, बकेट मतलब उन्होंने बस एक नाम दे दिया है। दिस इज ए काइंड ऑफ स्टोरेज ओवर द क्लाउड। दिस इज अ सिमिलर लाइक हमारे पास गूगल ड्राइव होता है ना, उसी तरह का है ये भी। कि जैसे गूगल ड्राइव होती है उसी तरह AWS में एक ड्राइव है। वहाँ पे आप कोई भी डाटा, किसी भी प्रकार का डाटा आप रख सकते हो, है ना। आप जिप रख सकते हो, आप PDF रख सकते हो, TXT रख सकते हो, लॉग्स रख सकते हो। आपको जैसा भी समझ आता है आप कोई भी किसी भी टाइप का डाटा वहाँ पे रख सकते हो। अब हम एक क्वेश्चन आता है कि जो S3 बकेट है, ठीक है, तो उसको ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्यों बोलते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है कि S3 को हम ऑब्जेक्ट स्टोरेज बोलते हैं और किस कुछ और नहीं बोल पाते हैं, क्यों? तो बेसिकली ऑब्जेक्ट स्टोरेज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि S3 इज अ सिंपल स्टोरेज सर्विस। S इज फॉर सिंपल, देन S फॉर स्टोरेज, देन S फॉर द सर्विस। इसलिए वो S3 है, 3 टाइम्स S है इसलिए S3 है, सिंपल स्टोरेज सर्विस। नाउ द सेकेंड थिंग इज S3 ओनली स्टोर्स डाटा एज अ ऑब्जेक्ट। इसमें आप कुछ भी रखोगे ना, इसको लगता है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे लिए, और इसको कोई भी चीज़ समझ नहीं आता। ये सिर्फ एक ही चीज़ समझता है, ऑब्जेक्ट। आप कुछ भी डाल रहे हो, किसी भी टाइप का डाटा डाल रहे हो, है ना, वो ऑब्जेक्ट हो गया इसके लिए, पहला। दूसरा ये कि अब ये कोई फाइल सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है ना। सिंस ये बोलता है कि हर कुछ तो ऑब्जेक्ट है मेरे लिए, तो मैं कोई फाइल सिस्टम को क्यों सपोर्ट करूं। मैं नहीं जानता कि नेस क्या होती है ना, NFS क्या होता है, कोई फाइल सिस्टम XFS क्या होता है, मुझे नहीं पता। अब चूंकि ये कोई फाइल सिस्टम नहीं है ना, कोई स्लैश नहीं है, कोई टैम्प नहीं है, ऐसा ये नहीं है। अब ये कोई फाइल सिस्टम नहीं है इसलिए ये कहीं पर भी माउंट नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी S3 कोई बकेट क्रिएट किया आपने और उसको आपने माउंट कर दिया, है ना। माउंट कौन होगा, जो फाइल सिस्टम होगा वही तो माउंट होगा। अगर फाइल सिस्टम नहीं है तो माउंट तो होगा ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने S3 उठाया अपने लोकल लैपटॉप पे या EC2 पे उठा करके माउंट कर दिया। S3 उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, माउंट कौन हो सकता है, माउंट ओनली EBS हो सकता है ना। EBS क्या है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है, मतलब एक हार्ड डिस्क है एक्सटर्नल, और यू कैन से लाइक द प्लग इन प्ले डिवाइस। सिर्फ यही माउंट हो सकता है हर एक जगह। S3 कभी भी माउंट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब किस तरह का डाटा हम यहाँ पे रखते हैं और क्यों हमें चाहिए S3 स्टोरेज। में सबसे पहले क्वेश्चन है कि हमें चाहिए क्यों, इसका यूज केस क्या है। S3 स्टोरेज ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक सर्विस अमेजोन ने बना दी S3 नाम से और हम लग गए यूज करने के लिए, है? हर एक तरह का डाटा यहाँ डालने लग गए। तो मैं कैसा डाटा चाहिए यहाँ पे। बेसिकली S3 में जो डाटा हम डालते हैं, अगर हम लाइव वेबसाइट चला रहे हैं S3 के साथ में, आप
S3 के ऊपर ना वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हो, ठीक है। बट वो वेबसाइट क्या होगा, वो वेबसाइट होगा स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब और डायनेमिक का मतलब तो हमें पता है, अगर हमें नहीं पता तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें नहीं पता है स्टैटिक और डायनेमिक क्या होती है। किसी के दिमाग कोई डाउट है स्टैटिक और डायनेमिक के ऊपर? मुझे नहीं पता रोशन भाई। ठीक है, और कोई? नहीं पता है। ओके, ग्रेट। सो बेसिकली स्टैटिक क्वेश्चन और थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल, स्टैटिक और डायनेमिक क्या होती है। अब ये ये जो पेज है, अगर मैंने इस पेज का ना एक मैंने क्या किया, एक स्निपेट लिया, ठीक है, और स्निपेट को यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि अमित की फोटो हम सबको दिख रही है, ठीक है। अब ये हम जितनी बार ये कंटेंट को सर्व करेंगे हमेशा यहाँ पर अमित की फोटो दिखेगी, ठीक। अब ये क्या होगा कि अगर मान लो अमित ने माइक बंद कर दिया, है ना, और कोई और बोलना स्टार्ट कर दिया तो उसकी फोटो यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टैटिक का मतलब होता है कि अगर एक ही चीज जो कि चेंज नहीं हो रही है उसको आप डिस्प्ले करा रहे हो, दैट मीन्स स्टैटिक, है ना। जैसे होम स्क्रीन, जैसे फेसबुक का लोगो, फेसबुक पे जब आप लॉग इन करते हो तो आपको जो होम स्क्रीन दिखता है वो स्टैटिक है, वो कभी भी चेंज नहीं हो रही है ना। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ कि आप फ्लिपकार्ट पे लॉग इन करते हो, ठीक है, और पीछे जो कंटेंट आप कॉल करते हो वो कंटेंट एवरी टाइम चेंज होती है। अगर मैं फ्लिपकार्ट पे यहाँ लॉग इन करूँ, है ना, अब मैं यहाँ जाके इसको चेंज करता रहूँ, जैसे ये मैंने उठाया आयरन, है ना। अब आयरन में ये जो फोटो है ये स्टैटिक है, आयरन की फोटो जो है वो स्टैटिक है। लेकिन अब मैं जब इसको खोलूंगा और जो इसकी डिटेल्स आएगी, है ना, ये जो डिटेल्स है ये डायनेमिक है। मतलब ये चेंज हो रही है, जो चीज चेंज हो रही है वो डायनेमिक, जो चीज चेंज नहीं हो रही है वो स्टैटिक। सिंपल। कोई कंफ्यूजन इसमें? हेलो। नहीं नहीं, बहुत। तो हमें समझ में आ नहीं, गया ठीक राइट, है। स्टैटिक कौन सा है, डायनेमिक कौन सा है। स्टैटिक का मतलब होता है वैसी वेबसाइट जिसके कि कंटेंट्स चेंज नहीं हो रहे हैं। आप 100 बार भी उस पेज को खोलोगे तो वही कंटेंट मिलेगा। जैसे कि आप मेरे ब्लॉग को खोलोगे, है ना, www.techmartguru.com, आप अगर इस ब्लॉग को खोलोगे तो इस ब्लॉग का जो पोस्ट है ये स्टैटिक है ना। आप जितनी बार भी खोलोगे आपको यही चीज़ दिखने मिलेगा, इसमें कहीं पर भी कोई रन टाइम पे चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो कंटेंट्स होते हैं उसको स्टैटिक कंटेंट बोलते हैं, है ना। हमेशा ये यही दिखेगा, यही सेम आपको पेज दिखेगा जब भी आप www.techmartguru.com खोलोगे, ठीक है। अब अगर इसके अपोजिट में मैंने फ्लिपकार्ट खोल दिया, हम्म, तो फ्लिपकार्ट में क्या होगा, अभी लास्ट टाइम हमें कुछ और मिला था देखने के लिए होम स्क्रीन पे, इस बार कुछ और मिलेगा हमें होम स्क्रीन पे देखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पहले मिला था कुछ और आयरन, और यहाँ पर अब कुछ और मिल रहा है ना, बैग और सम जिमिंग्स, है ना, स्पोर्ट्स और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह का जो कंटेंट है ये कंटेंट क्या कहलाता है, डायनेमिक कंटेंट, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, हर एक यूजर्स के लिए अलग अलग होगा। पता नहीं अभी मेरा ये दिखा रहा होगा क्योंकि मैंने कभी ऐसा सर्च किया होगा इसलिए मुझे ऐसा दिखा रहा है, किसी और को कुछ और दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह के कंटेंट को डायनेमिक कंटेंट बोलते हैं। जहां पर भी डायनेमिक कंटेंट यूज होती है ना, डायनेमिक कंटेंट हमेशा डाटाबेस में स्टोर होता है और स्टैटिक कंटेंट एक फाइल में स्टोर होता है, ये बात हमेशा याद रखना। डायनेमिक कंटेंट कहीं एक डाटाबेस में ही स्टोर होगा, डायनेमिक कंटेंट को डीबी चाहिए, ठीक है, डीबी चाहिए। और स्टैटिक कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ एक फाइल चाहिए या फोल्डर चाहिए जहाँ पर कि आप डाल दोगे। तो हम S3 में किस तरह के कंटेंट रखते हैं, S3 में हम स्टैटिक कंटेंट रखते हैं, है ना। जैसे अब S3 क्या बोलता है, मैं TXT फाइल को सपोर्ट करता हूँ, मैं JPG फाइल, मैं PDF फाइल, इन सब को सपोर्ट करता हूँ। तो इस तरह का अगर तुम्हारे पास कंटेंट है तो तुम मुझे मेरे पास रख दो, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, तो मैं उसको अपने पास रख सकता हूँ, है ना। उसका फॉर्मेट, आई एम फ्रेंडली विद दैट फॉर्मेट, सो यू कैन पुट द कंटेंट, ठीक है। अब बात आती है कि स्टैटिक कंटेंट अगर हमने S3 में रखा तो उसको यूज कैसे करते हैं वेबसाइट के ऊपर।
बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो मेरी वेबसाइट है ना, जैसे www.techmartguru.com, ठीक है। उस वेबसाइट को मैं कहीं भी डाल सकता हूँ। लेट्स से कि इसी तरह की ना कोई एक वेबसाइट है जिसमें कि फ़ोटोज़ और इमेजेस है ना यूज़ होते हैं उस तरह की वेबसाइट में, और वेबसाइट डायनेमिक है, लेकिन जो इमेजेस और फोटो है वो तो स्टैटिक है, वो तो एक ही रहेगा ना हर बार। अगर रोशन का फोटो है तो रोशन का एक ही फोटो उसमें पड़ा हुआ है, ऐसा है कुछ, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारा जो स्टैटिक कंटेंट था उसको हमने डाल दिया S3 के ऊपर, ठीक है। S3 में एक फोल्डर बनाया फोटो नाम से या पिक नाम से, ठीक है। हमने पिक्स नाम से एक फोल्डर बना ली S3 में। अब यहाँ पर क्या हमने किया कि जितने भी पिक्स हैं रोशन के सब यहाँ पे अपलोड कर दो। परफेक्ट। अब एक वेबसाइट है मेरी www.techmartguru.com। यहाँ पर एक सेक्शन है, एक बटन है जहाँ पर कि यूज़र जाके अपना फ़ोटो देख सकता है, या फिर अगर कुबरनेटिस की बात हो रही है तो कुबरनेटिस के लोगो फ़ोटो यहाँ दिखेंगे। अगर S3 की बात हो रही है तो S3 के लोगो और फोटोज़ यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। जितनी बार यूज़र आके, कोई भी यूज़र, अमित आए या फिर अंकु आए या फिर अली आए, है ना, जितनी बार लोग आके इस फोटो को क्लिक करेंगे, ये फोटो बेसिकली कहाँ सेव है, पीछे S3 में सेव है ना। उतनी बार क्या होगा, S3 से ये डाटा उठ के आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जितनी बार कॉल होगा उतनी बार डाटा कहाँ से आएगा, S3 से आएगा, चाहे वो 10 बार हो, 100 बार हो, 500 बार हो या 1000 बार हो। जब भी कोई S3 का फोटो देखना चाहेगा कि S3 दिखता कैसा है, तो S3 का लोगो जो होता है S3 लिखा हुआ, वो चूंकि यहाँ पर सेव है पिक्स के अंदर में, तो ये वहां से उठ के आ जाएगा चुपचाप से, ठीक है। तो यही यूज है बेसिकली, किसी भी स्टैटिक कंटेंट को सेव करके S3 में रखने का यूज, है ना। अब दूसरी बात, इसके अलावा, पिक्स के अलावा और वो वेबसाइट से के इंटीग्रेशन के अलावा और हम किस तरह के कंटेंट रख सकते हैं S3 में। तो S3 में आप किसी भी सर्विस का लॉग्स रख सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने अभी एक R&D की थी लोड बैलेंसर के एक्सेस लॉग्स, आपने कहाँ किए थे, S3 के अंदर रखे थे, ठीक है। उसी तरह किसी भी सर्विस का लॉग्स आप S3 में इंटीग्रेट करा के S3 में पुट कर सकते हो, ठीक है। इस काम के लिए भी आप S3 को यूज कर सकते हो। ये दूसरा यूज केस हुआ। तीसरा, लेट्स से कि आपके पास ना एक आपके पास डाटाबेस का बैकअप्स पड़ा हुआ है, ठीक है। वो कहाँ पड़ा हुआ है, आपके पास सर्वर्स पे पड़ा हुआ है ना। मान लो कि आप हर बार हर रोज क्या करते हो, अपने डाटाबेस का ना बैकअप लेते हो, ठीक है, और डेट वाइज लेते हो, और पिछले 3 साल से वो बैकअप ले रहे हो डेट वाइज, ठीक है। लेकिन जब आप रखे रहोगे ना अपने सर्वर पे, तो क्या होगा कि अगर आपने कहीं भी रखा है, चाहे वो ओपीटी में रखा हो, होम डायरेक्टरी में रखा हो, कहीं भी रखा हो, ठीक है, तो धीरे धीरे सर्वर की स्पेस यूज होने लगती है ना। फिर सर्वर का स्पेस भर जाता है। अब फिर आपको लगता है कि अरे यार, ये तो नो स्पेस हो गया। अब स्पेस नहीं होने की वजह से मैं मशीन पे लॉगिन भी नहीं कर पा रहा हूँ। दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी, मेरी एप्लीकेशंस भी नहीं चल पा रही क्योंकि स्पेस नहीं है ना। तो इस तरह का अगर आपके पास सिचुएशन है ना, तो उस तरह के सिचुएशन से भी आप निकल सकते हो। आपके पास अगर आर्काइव है, वो सब डॉट जिप फाइल में है पड़ी हुई, आप S3 में रख सकते हो उस सारे फाइल्स को। जितनी भी तरीके की जिप फाइल है आपके पास एज अ बैकअप ऑफ DB, है ना, यू कैन पुट इट हियर ऑन सर्वर्स, सॉरी फ्रॉम सर्वर टू S3, ठीक है। अब इस तरह के, अब जितने भी टाइप के हमने ना बात करी, कि हम यहाँ पर ये यूज़ केस है, वो यूज़ केस है, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 तरह के यूज़ केस की बात करी कि S3 हो गया, सॉरी पिक्स हो गए, है ना, लॉग्स हो गया, फिर सर्वर की बैकअप्स हो गई, जैसे कि DB का बैकअप हो गया। हमने यूज़ केसेस की बात कर ली, लेकिन अब हम बात करेंगे कि आखिर हर एक यूज़ केस में तो मतलब हर कुछ तो अलग है ना। अगर मैं जिप वहाँ पे रख रहा हूँ, तो मैं जिप तो डेली एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, जिप बना रहा हूँ, रख दे रहा हूँ। मेरे पास तो DB का बैकअप 3 साल पुराना भी हो सकता है,
ठीक है, मेरे पास 2 दिन पुराना भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि 2 दिन पुराने से तुरंत अभी के अभी मैंने 2 दिन पहले बैकअप लिया डीबी का, उसके बाद फिर रिस्टोर कर दिया प्रोडक्शन का, ऐसा तो नहीं होता है ना, क्योंकि ये तो मतलब एक रेगुलर प्रोसेस है, मुझे रखना चाहिए 1 साल का एटलीस्ट, इसलिए मैंने रखा हुआ है। सिमिलरली लॉग्स जो पड़े हुए हैं, जो मशीन पे पड़े रहते हैं, है ना, उस सारे लॉग्स को मैंने कहाँ डलवा दिया है, S3 के ऊपर डलवा दिया है। उसी तरह अगर मुझे वेबसाइट का कंटेंट शेयर करना है तो मैंने अपने सारे पिक्स कहाँ डाल दिए हैं, S3 के ऊपर डाल दिए हैं, ठीक है। अब हर एक स्टोरेज का यूज केस अलग है ना, लॉग्स का यूज केस अलग है, पिक्स का अलग है और इसका अलग है। यूज केस अलग है तो इसकी एक्सेस करने की जो ड्यूरेशन होगी, जैसे टाइम होगा, वो भी अलग होगा। जैसे पिक्स है ना, S3 में जो हमने पिक्स स्टोर किया है, ये हमें हो सकता है कि हमारी वेबसाइट पे डेली ट्रैफिक आ रहा है और यही पिक्स देख रहे हैं, तो पिक्स ये रेगुलर यू नो एक्सेस हो रहा है। लॉग्स वंस इन ए वाइल, कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार यूज हो जाता है। और जो जिफ है, जिप, ठीक है, ये तो मुझे अब दे दो 1 महीने 2 महीने में भी तो भी चलेगा, क्योंकि जब मेरे तब तक इश्यूज नहीं आएंगे तब तक मैं रिस्टोर नहीं करूंगा, है ना। तो इस तरह के मेरे पास यूज है, तो इसको बोलते हैं अर्काइवल स्टोरेज। जो भी जिप काइंड ऑफ स्टोरेज आप कर रहे हो, जो कि आपको अभी तुरंत के तुरंत नहीं चाहिए, है ना, इस तरह के स्टोरेज क्लास को बोलते हैं अर्काइवल, ARCHIVAL, अर्काइवल स्टोरेज क्लास, SC, अर्काइवल स्टोरेज क्लास, ठीक है। ये याद रखना, हमेशा ये पूछता है क्वेश्चंस सब जगह, इंटरव्यू में भी और एग्जाम में भी। आर्काइवल स्टोरेज क्लास आपसे पूछ देगा क्या है, या फिर आपको ये पूछ देगा कि मेरे पास एक डाटाबेस का बैकअप है 3-4 साल पुराना है, लेकिन ये मुझे अभी नहीं चाहिए, है ना, लेकिन और तो मुझे अगर S3 में रखना है तो मुझे S3 में कौन सा क्लास चूज करना चाहिए स्टोर करने के लिए डाटा को। तो आपको आपका जवाब होना चाहिए archival storage class. If you don't need a data on the frequently basis, you should put the data into the archival storage class. ठीक है, ये जब डाटा आप क्रिएट करते हो कोई बकेट, तो आपसे क्लास पूछता है कि कौन से क्लास में आपको चीज़ों को रखना है, क्योंकि हर एक क्लास की प्राइस अलग अलग है ना, एज पर द यूज केस प्राइस इज कम्प्लीटली वेरी, है ना। तो हमने बोला कि आर्काइवल जो है उसमें हमें अभी तो नहीं रखने वाला डाटा है, मतलब अभी मुझे नहीं चाहिए वैसा डाटा है। तो बोलता है कि अगर आपको अभी तुरंत नहीं चाहिए, है ना, तो आपको जब भी चाहिए होगा ना, यू शुड इन्फॉर्म अस एटलीस्ट 20 आवर्स एगो, एटलीस्ट 20 आवर्स एगो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा S3, AWS बोलता है S3 में अर्काइवल स्टोरेज जो है, ठीक है, हमने उसका ETA जो बनाया है वो बनाया है 24 आवर्स का, ठीक है। तो अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपको 4 दिन पुराना DB चाहिए, है ना, और जो यहाँ पड़ा हुआ था, ठीक है, मतलब 4 दिन पुराना तो नहीं, 90 दिन के बाद ही इसमें डाटा चला जाता है। तो 90 दिन पुराना अगर आपको कोई डाटाबेस रिस्टोर करना है, और जब फिर जस्ट आपको निकाल के देखना है कि कितने और डाटा इसमें राइट हुए, या एनालिसिस करनी है किसी भी तरह की, ठीक है, तो उस तरह की सिचुएशन में आपको हमें बताना पड़ेगा 24 आवर्स एगो, देन ओनली वी कैन हेल्प यू टू गेट दिस पर्टिकुलर जिफ फाइल, ठीक है। दिस स्टोरेज क्लास इज कॉल्ड archival. नाउ द फर्स्ट वन, जो कि देखने से ही लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली एक्सेस होगा, है ना, ये जो यूज केस हमने ऊपर डिस्कस किया है, इसका मतलब ये है कि फ्रिक्वेंटली एक्सेस होगा। कोई बंदा मोबाइल पर भी ब्राउजर खोल के वो यूज कर रहा है, फोटो पे क्लिक कर रहा है, कोई बंदा वेबसाइट पे खोल के कर रहा है ना, और हर कोई कहाँ हिट क्लिक कर रहा है, हर कोई जो क्लिक कर रहा है वो S3 में जो इमेजेस हैं उसको क्लिक कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्वेंटली एक्सेस, है ना, ये फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रही है। कोई भी आदमी जब भी रिक्वेस्ट कर रहा है अपने लैपटॉप या मोबाइल से, वो आसानी से उसको देख पा रहा है अपने मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह के स्टोरेज क्लास को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट एक्सेस स्टोरेज क्लास, ठीक है।
अब इस क्लास में चूंकि ये फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है और आपने अभी मांगा कि मुझे ये फोटो चाहिए वेबसाइट के ऊपर, तो तुरंत का तुरंत वो फोटो डिस्प्ले हो जाएगी आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, तो इस तरह के स्टोरेज क्लास को फ्रिक्वेंटली एक्सेस बोलते हैं। एज वेल एज इस स्टोरेज क्लास का जो स्टैंडर्ड पेमेंट है ना, जो भी इस स्टोरेज क्लास के लिए चार्जेस लगते हैं, वो चार्जेस ज़्यादा हैं इन सब से। अगर आप इनमें कुछ रखते हो और अगर आपने इसमें कुछ रखा, तो इसके चार्जेस आपको हमेशा थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरा केस है हमारे पास लॉग्स। ठीक है, ये तो हम सबको पता है कि लॉग्स तो मैं जब कुछ इश्यूज आएंगे तभी मैं चाहिए होगा मुझे, है ना, या फिर मुझे अगर कुछ नई टेस्टिंग करनी है कि हाँ मैंने ये वाली पेज ऐड करी है वेबसाइट में, ये ऑथेंटिकेशन ऐड किया है, तो इस तरह की चीज़ों को मैं एक बार वैलिडेट कर लूँ, सर्वर पे लॉगिन करूँ, लॉग्स चेक करूँ, मुझे वैलिडेशन हो जाएगी, अच्छा अच्छा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना कि इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस, हम फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं कर रहे हैं, हम कैसे यूज कर रहे हैं, इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो जो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस स्टोरेज क्लास है, उसकी जो प्राइस है इस स्टोरेज क्लास की, ये मीडियम रेंज की है, इनकी और इनकी प्राइस का मीडियम रेंज में इसकी प्राइस है ना। ये कुछ सेंट्स होते हैं और बेसिकली स्टोरेज के पैसे थोड़े नहीं लगते हैं, पैसे जो लगते हैं वो लगते हैं जो भी डाटा मूव हो रहा है अप्स एंड डाउन, जो S3 बकेट में जा रहा है और S3 बकेट से बाहर आ रहा है, जो भी डाटा उसमें है ना, जिस भी क्लास में मूव्स हो रहा है डाटा, चार्जेस उसी के लगते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ये क्लियर हो गया अभी तक। पहला कि स्टैटिक और डायनेमिक चीज़ें क्या होती हैं, स्टैटिक और डायनेमिक कंटेंट किसको बोलते हैं, सॉरी, उससे भी पहले हमने डिस्कस किया कि S3 जो सिंपल स्टोरेज क्लास है उसको ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हर कुछ अपने अंदर जब स्टोर करता है तो एज इन ए फोल्डर इट स्टोर्ड एज अ बकेट एज अ ऑब्जेक्ट्स, है ना, पहला चीज। दूसरा चीज, अब ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज है तो ये ना किसी फाइल सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है ना। अब चूंकि ये फाइल सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए वी कांट माउंट इट ऑन एनी ऑफ द इंस्टेंसेस। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज हमने डिस्कस किया कि स्टैटिक कंटेंट और डायनेमिक कंटेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो हमने देखा कि स्टैटिक कंटेंट वो होगा जो कि चेंज नहीं होगा, ब्राउजर पे हम 100 बार भी लॉगिन करें तो हमेशा एक ही रहेगा। जैसे क्या हो सकता है, यूजर का प्रोफाइल डिटेल्स, है ना, या फिर कोई इमेजेस जो होती है फोल्डर के वेबसाइट के ऊपर, उसको स्टैटिक कंटेंट बोल सकते हैं। डायनेमिक कंटेंट क्या होता है, डायनेमिक कंटेंट का मतलब होता है जो कि चेंज होगा, जितनी बार भी आप कुछ ना कुछ डालोगे तो उसमें चेंजेस होंगे एट द रन टाइम भी। और डायनेमिक कंटेंट कहाँ स्टोर होता है, डायनेमिक कंटेंट हमेशा डाटाबेस में स्टोर होता है। तो डाटाबेस चाहिए किसके लिए, डायनेमिक वेबसाइट के लिए, है ना। और स्टैटिक वेबसाइट के लिए कोई डाटाबेस नहीं चाहिए, बस एक फाइल और फोल्डर में स्टैटिक वेबसाइट आपकी होस्ट हो सकती है, उसमें उसके कंटेंट उसमें जा सकते हैं। ठीक है, अब हमने फिर डिस्कस किया कि कितने तरीके के S3 में स्टोरेज क्लास होते हैं। तो हमने देखा कि स्टोरेज क्लास जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, है ना, जिसमें क्या क्या होता है। पहला होता है स्टोरेज क्लास का फ्रीक्वेंट एक्सेस। फ्रीक्वेंट एक्सेस कौन सा होता है, जिसमें कि आपको ज़रूरत पड़े कि आपको रेगुलर बेस पे हर एक सेकंड में वेबसाइट को आपको एक्सेस करना है, सॉरी कंटेंट को एक्सेस करना है ना, रेगुलरली बेस पे। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक कि हर एक सेकंड में या हर एक मिनट में, बट रेगुलर बेसिस पे, है ना, रेगुलर बेसिस पे आप एक्सेस करते हो कंटेंट्स को। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ नो थिंग्स इज कॉल्ड द, that kinds of storage class is called the frequent access, standard storage class, you can say frequent access storage class or standard access, है ना, standard access और स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास यू कैन से। सेकंड था जो हमने एग्जांपल देखा लॉग वाला। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ को लॉग वॉग में स्टोर कर रहे हैं, कोई लॉग के लिए अगर हम S3 बकेट स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, क्रिएट कर रहे हैं, है ना, और हम उसको कब यूज़ कर रहे हैं, ये हम इनफ्requently एक्सेस करते हैं, है ना, हर बार हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन समटाइम्स अगर मुझे कुछ डीबग करना हो तो मुझे लॉग चाहिए होगा। ठीक है, तो उस तरह के स्टोरेज क्लास को हम बोलते हैं
इनफ्रीक्वेंट स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट स्टोरेज क्लास। पहला था स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास, फिर था स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट स्टोरेज क्लास, फिर तीसरा था अर्काइवल। अर्काइवल क्या होती है, अगर मुझे कोई भी फाइल फोल्डर जो कि 2 साल 3 साल पुराना है ना, उसको मुझे कहीं पर रखना है, वो मेरे लिए रिक्वायर्ड है, ऑडिट वॉडिट मेरी ऑर्गेनाइजेशन की होती है, तो मुझे वो चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरह की अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट है तो मैं उसको कहाँ पे रखूँगा, मैं उसको रखूँगा अर्काइवल स्टोरेज में। S3 के अंदर जो होता है ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है, अर्काइवल स्टोरेज। ठीक है, AWS S3 का एक पार्ट होता है ग्लेशियर, हमेशा याद रखना। AWS S3 का पार्ट होता है ग्लेशियर, है ना, और ग्लेशियर क्या होता है, अर्काइवल स्टोरेज। ग्लेशियर, GLACIER, glacier. Glacier is a part of AWS S3 and it is again a storage, but it can store the archival things। ठीक है, दूसरा जो ETA होता है, हर एक का तो ETA मतलब ऑन टाइम है ना, ये जब आप चाहोगे तब मिलेगा, लेकिन इसका जो ETA होता है वो 24 आवर्स का होता है। अगर आपको वो जो चीज़ें आपने स्टोर की थी वो चीज़ें आपको दोबारा से चाहिए, तो आपने जब भी इशूज़ और टिकट क्रिएट किया या फिर आपने उसको रिक्वेस्ट करी कि मुझे ग्लेशियर से ये डाटा चाहिए, सो इट टेक्स 24 आवर। ठीक है, 24 आवर के बाद ही वो चीज़ें आपको मिलेंगी। राइट, इसमें कोई क्वेश्चन अभी तक यहाँ पे? नो। ओके, परफेक्ट। सो लेट्स क्रिएट अ S3 बकेट। अब हम देखते हैं कि S3 बकेट कैसे क्रिएट करते हैं और क्या क्या ऑप्शंस उसमें होते हैं। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट बकेट क्या होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। कोई भी बकेट अगर आप क्रिएट करोगे तो उसके लिए जैसे हमें EC2 को क्रिएट करने के लिए 7 डिफरेंट स्टेप्स थे ना, उसी तरह बकेट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं, 1 2 3 4। इसमें कि नेम एंड रीजन पहले डालना पड़ेगा, कौन सा नाम है बकेट का और किस रीजन में बकेट चाहिए आपको, क्योंकि रीजन वाइज फिर वही होगा, डाटा के पैसे जिसमें कि स्टोरेज होगा, डाटा ट्रांसफ़र होगा, है ना, इनके पैसे डिपेंड करते हैं किस पे, ने रीजन के ऊपर। ठीक है, जैसे नॉर्थ वर्जीनिया में थोड़ा कम पैसे लगे, उसके बाद किसी और में लिया तो थोड़े ज़्यादा पैसे लग गए, ऐसा। ठीक है, फिर आ जाएंगे कॉन्फ़िगर ऑप्शंस। कॉन्फ़िगर ऑप्शंस में देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो जो बकेट हम क्रिएट करेंगे ना, वो बकेट ना हमेशा एक यूनिक नेम होना चाहिए। जैसे कि आपका डोमेन होता है ना, जैसे आप कोई भी चीज़ के लिए डोमेन, जैसे मेरे पास है techmartguru.com। ठीक है, तो techmartguru.com इज़ ए डोमेन, और ये डोमेन हमेशा यूनिक होना चाहिए, है ना, कुछ नया होना चाहिए। उसी तरह अगर आप S3 बकेट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो बकेट का जो नाम है ना वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं इसको डेमो, अगर मैं सिर्फ डेमो लिख दूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है ना कि टोटल AWS जितने भी टोटल ऑल ओवर द क्लाउड, है ना, उस पूरे स्टोरेज के अंदर में जाके ढूंढता है कि ये बकेट पहले है क्या बेसिकली। एक और चीज़ मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, अगर मैंने मिस कर दिया हो तो। हाँ, S3 स्टोरेज जो है ना वो बेसिकली, अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है, ठीक है, तो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज का मतलब ही यही हो गया, जैसे कि ये एक शेयर्ड सिस्टम है। ठीक है, ये उतना ही रोशन का है जितना कि अली का है, जितना कि रोहित का है और अदर गाइस का है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 लोगों ने अलग अलग लॉगिन किया। चलो मैं, हम 5 लोग हैं ना, हम पांचों लोगों ने यहाँ पे लॉगिन किया अपने अपने AWS अकाउंट पे। ठीक है, यहाँ पर हम 5 लोगों ने आज अपने अपने AWS अकाउंट में लॉगिन किया, और जैसे ही लॉगिन किया, हम पहले बार फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं अपने AWS अकाउंट पे, हमने पहली बार क्रिएट ही किया AWS अकाउंट। तो ये जो क्लाउड स्पेस है, इस क्लाउड स्पेस में से 5 GB का जो स्टोरेज है वो एलोकेट हो गया अली को, 5 GB का जो स्टोरेज है वो एलोकेट हो गया रोहित को, सिमिलरली 5 GB मुझे, है ना, 5 GB अमित को और 5 GB अंकु को मिल गया। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट स्टोरेज मिलता है हमें 5 5 GB। ठीक है, जैसे कि अगर आप गूगल में लॉगिन करोगे तो गूगल ड्राइव में आपको बाय डिफॉल्ट 20 GB मिल जाती है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर आपको 5 GB स्टोरेज बाय डिफॉल्ट मिल जाती है।
अब अगर आपको इससे ऊपर चाहिए स्पेस, है ना, तो आपके पास बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, और फिर वो अनलिमिटेड स्टोरेज आपको मिल जाएगी बिजनेस अकाउंट में। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट इतना मिलेगा। अब मेरा कंसर्न ये था यहाँ बताने का कि अगर हमें 5-5 जीबी स्पेस मिला है ना, तो ये बेसिकली क्या है कि ये टोटल जो है ना एक एरिया में से इतना इतना सा स्पेस हमें एलोकेट हो गया, है ना, और ये पूरा का पूरा एरिया बिलोंग करता है AWS को। ये सब कुछ AWS को बिलोंग करता है। इसमें से उसने हमें थोड़ा थोड़ा सा जगह दे दिया कि ठीक है तुम अपने डाटा लेके आओ और यहाँ स्टोर कर लो, बस 5 जीबी से ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तो तुम इतने ही में अपना डाटा लेके आओ, स्टोर कर लो, आई डोंट केयर अबाउट दिस, ठीक है। ये तो हो गई शेयर्ड स्टोरेज की बात। अब वो हम क्यों बोल रहे हैं कि हमारा बकेट का नाम यूनिक होना चाहिए। अब चूंकि हमें पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं अपने अपने स्टोरेज के साथ आए हुए हैं, एवरी वन इज यूजिंग द शेयर ड्राइव काइंड ऑफ थिंग, है ना, शेयर्ड ड्राइव और शेयर्ड स्पेस यू कैन से। दैट्स व्हाई द बकेट नेम शुड बी डिफरेंट, इट शुड बी डिफरेंट। बकेट नेम हमेशा यूनिक एंड डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वो आपको क्रिएट नहीं करने देगा। वो बोलेगा कि यार ये बकेट तो ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरे पास। अगर आपने लिख दिया कि डेमो, ठीक है, तो वो बोलेगा कुछ देर आगे यस नो कराएगा, फिर बोलेगा कि यार ये बकेट तो मेरे पास ऑलरेडी है, आई कैन सी इन दिस स्पेस हियर समवेयर, हियर समवेयर, हियर समवेयर, है ना, हियर समवेयर। तो ये तो बकेट मेरे पास क्रिएटेड है, तो यू शुड क्रिएट समथिंग न्यू बकेट, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर द नेम ऑफ द बकेट शुड बी ऑलवेज न्यू, ठीक है। 1 सेकेंड, यस, ओके। सो बकेट नेम शुड बी समथिंग न्यू, सो मैं बकेट का नाम क्रिएट करता हूँ डेमो माइनस माई फर्स्ट S3, ठीक है। हमेशा नया होना चाहिए कुछ ना कुछ इसमें, है ना। उसके बाद रीज़न मैंने ये रहने दिया। उसके बाद बोलते हैं कि सेलेक्ट, अगर आपके पास कोई बकेट है ऑलरेडी क्रिएटेड, उसमें अगर आपने कुछ रूल्स रेगुलेशन कुछ पॉलिसीज़ लगाई हुई हैं, सो यू कैन टेक दोज ऑल कॉन्फ़िगरेशंस, है ना, फ्रॉम देयर एंड यू कैन यूज़ दैट कॉन्फ़िगरेशंस हियर, ठीक है, इफ़ यू वांट। कि अगर आपको सेम टू सेम परमिशंस चाहिए, है ना, उस बकेट में जो भी परमिशंस है वो सारा कुछ चाहिए, तो आप यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ जाओ और आगे बढ़ के नेक्स्ट कर दो, ठीक। तो हम आगे जाके नेक्स्ट करके देखते हैं कि सेकंड में क्या आता है कॉन्फ़िगर ऑप्शंस। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ी सी स्मॉल डिटेल्स दी हुई है कि आप जो बकेट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो उन बकेट्स का अगर आपको कुछ एडवांस सेटिंग करनी है ना, या फिर कुछ एक्स्ट्रा आपको चीज़ें इसमें लगानी है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला है वर्जनिंग, ठीक है। वर्जनिंग किसकी होती है? वर्जनिंग हमेशा ऑब्जेक्ट्स की होती है, ठीक है। अब वर्जनिंग क्या होता है? अब मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद हमें पता है कि वर्जनिंग क्या होती है ना। एनीवन कैन वांट टू आंसर लाइक व्हाट इज वर्जनिंग एंड व्हाई वी शुड यूज वर्जनिंग। रोशन रोशन, सपोज वर्जनिंग एक से एक ट्रैकिंग, एक एक करके ना हम आंसर कर लेते हैं। जो चेंजेस होते हैं उसकी ट्रैकिंग इजी हो जाती है वर्जनिंग से। परफेक्ट। एक फाइल में आपका कुछ डेटा है, आपने कुछ मॉडिफाई किया, तो फाइल का वर्जनिंग चेंज हो जानी चाहिए, जिससे आप ट्रैक कर सको कि इस फाइल में ये चेंजेस हुए थे, अगली फाइल में ये चेंजेस हुए थे। परफेक्ट आंसर। और कोई, और किसी के पास? और बेसिकली यही होता है, आपने जैसे भी एडिट किया किसी फाइल को, हाँ XYZ फाइल है, जैसे आपने लिख दिया वर्जन 1, हाँ तो एक आपका वर्जनिंग में एक लॉग में रखोगे तो वर्जन 1 नाम से एक वो बन जाएगा। देन आपने उस फाइल को दोबारा ओपन किया और कुछ वर्जन 2 करके एडिट हाँ, करके दोबारा अपलोड कर दिया, तो आपका ठीक। एक और वर्जन बन जाएगा। ऐसे जैसे फिर आपने डिलीट किया तो उसका भी एक वर्जन बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वर्जनिंग जो हम यूज़ करते हैं, वर्जनिंग हम इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि हमें चेंजेस पता चलें, है ना, कि राइट। वर्जन 1 में क्या चेंजेस थे और वर्जन 2 में क्या चेंजेस हैं।
अच्छा रोहित, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं नहीं, मेरा भी सेम ही था रोशन भाई, सेम। ठीक है, परफेक्ट। अली भाई, आपके पास कुछ? हेलो। अच्छा। एक्चुअली मेरा ना ईयरफोन थोड़ा सा खराब है और क्या कहते हैं ऑफिस में हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो सेम सेम ही है। और क्या कहते हैं वर्जनिंग, आई मीन whenever we are updating anything we are adding new items in the हम्म। sheet, whatever it could be Excel or it could be anything, हाँ हाँ, तो वो वर्जन चेंज हो जाता है, लाइक परफेक्ट। 2.8 था तो नेक्स्ट 2.9 आफ्टर मॉडिफिकेशंस। परफेक्ट। सो अपने को पता चल जाएगा कि इस वर्जन में क्या था और उस वर्जन में क्या था, इसीलिए हम वर्जनिंग यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है सर्वर एक्सेस लॉगिंग, ठीक है। एक्सेस लॉगिंग में क्या आएगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं और बेसिकली है ना, जितनी बार भी S3 बकेट यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ से एक्सेस हो रहा है, कोई इसको दिल्ली से एक्सेस कर रहा है, कोई कोलकाता से एक्सेस कर रहा है ना, तो जहाँ से भी एक्सेस कर रहा है उसकी आईपीज जो है ना वो ट्रैक हो जाती हैं और इसमें एक्सेस लॉग में सेव हो जाता है। अगर आप इसको इनेबल करते हो। रोशन भाई, जैसे अली भाई आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए, थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। परफेक्ट। तो हम सर्वर एक्सेस लॉगिंग डिस्कस कर रहे थे। सर्वर एक्सेस लॉगिंग इज जस्ट बिकॉज इफ यू वांट टू बी गेट एंड स्टोर द एक्सेस लॉग्स है ना ऑफ द सर्वर, सो यू कैन इनेबल द एक्सेस लॉगिंग, है ना। अगर आपको इस तरह की फीचर चाहिए तो यू कैन इनेबल, ठीक है। तो बाय यूजिंग टेकिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन यू कैन चूज द बकेट। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप एक नया बकेट क्रिएट करके वहां पे सारे एक्सेस लॉग मंगा सकते हैं। टैग हमें पता है कि AWS की किसी भी रिसोर्सेज को अगर हम यूज़ करते हैं, कोई भी सर्विस अगर हम यूज़ करते हैं, तो हमें वो रिसोर्स को ना टैग कर देना चाहिए। उससे क्या होगा होता है कि हम जब बिलिंग्स की बात आती है तो वी आर वेरी नो नो कि हाँ ठीक है, ये बिलिंग आ रही है तो ये डेमो बकेट के लिए आ रही है, ये प्रॉड बकेट के लिए आ रही है ना। तो आप यहाँ पर उसको ऐसे करके कर सकते हो कि डेमो S3, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल सकते हो। फिर आप यहाँ पे डाल सकते हो ऑनर कौन है इस बकेट का, ठीक है। अगर ये डेव टीम को बिलोंग कर रहा है तो डेव टीम लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से आप टैगिंग कर सकते हो। फिर आता है ऑब्जेक्ट लेबल लॉगिंग। ऑब्जेक्ट लेबल, अभी उससे पहले हमने क्या लॉगिंग करा था, हमने पहले लॉगिंग किया था कि S3 लेबल कौन एक्सेस कर रहा है बकेट को और कहाँ से एक्सेस कर रहा है, ठीक है, उस तरह की लॉगिंग। अब बकेट के अंदर में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, वो हम देखेंगे आगे चल के कि ऑब्जेक्ट्स कैसा होता है ना। उसकी जो एक्सेस की लॉगिंग होती है, मतलब उस वो अब कहाँ से एक्सेस हो रहा है, कितनी बार एक्सेस हो रहा है, अगर वो एक्सेस हो रहा है और नहीं दिख रहा है ब्राउज़र पे तो क्यों नहीं दिख रहा है, ये सारी डिटेल्स अगर आप इसको इनेबल करोगे ऑब्जेक्ट लेवल लॉगिंग को, तो आप उसको चेक कर सकते हो कि अच्छा अच्छा इस वजह से ये दिख रहा है, इस वजह से ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर एक एडवांस सेटिंग में होती है ऑब्जेक्ट लॉक। ये अभी नया नया ये सेटिंग आया हुआ है बेसिकली। तो होता क्या है कि इट इज सेइंग परमानेंटली अलाउ ऑब्जेक्ट्स इन दिस बकेट टू बी लॉक। जो भी ऑब्जेक्ट इस बकेट में आप डालोगे, है ना, वो ऑब्जेक्ट्स लॉक्ड रहेगा। दैट मीन्स कि उसको रोशन आके डिलीट नहीं कर सकता है, या फिर रोहित आके उसको डिलीट नहीं कर सकता है ना, वो लॉक्ड हो गया है, ठीक है। तो उसको अगर डिलीट करना है तो उसका लॉकिंग को हटाना पड़ेगा और दोबारा से उसको फिर अनलॉक करके डिलीट करना पड़ेगा। तीसरा और वेल नोन है क्लाउड वॉच रिक्वेस्ट मैट्रिक्स। इसमें हम इसलिए यूज़ करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि हमने कितनी बार गेट रिक्वेस्ट करी बकेट के ऊपर, कितनी बार पुट रिक्वेस्ट करी, है ना, कौन सा बकेट पे कितना बैंडविड्थ हमने यूज़ किया। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो अगर आप ये क्लाउड वॉच रिक्वेस्ट मैट्रिक्स इनेबल करते हो तो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं सेट परमिशंस। सो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी S3 जब आप बनाते हो, है ना, तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं इस S3 के लिए कि या तो इसको अपने प्राइवेट बनाया है ना। अगर ये प्राइवेट है, ठीक है, तो ओनली द आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो, इसको सिर्फ और सिर्फ आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करोगे तभी आप इसको देख पाओगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स होगा उसमें। ऐसे आप इसको ब्राउज़र पे नहीं देख पाओगे।
दूसरा एक ऑप्शन होता है पब्लिक, ठीक है। जब आप किसी बकेट को और ऑब्जेक्ट को पब्लिक बनाते हो तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप उसको ब्राउज़र पे देख सकते हो। अगर कोई फाइल मैंने अपनी जेपीजी फाइल अपलोड कर दी यहाँ पे S3 बकेट के ऊपर में और उसको मैंने पब्लिक कर दिया, सो आई कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर फाइल ओवर द ब्राउज़र ऑल्सो। यही उसका यूज़ केस है पब्लिक और प्राइवेट का। अब प्राइवेट अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा, प्राइवेट करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं बनाऊँगा तो वो प्राइवेट ही रहेगा, है ना, और उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा डायरेक्टली। उसको फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने मशीन के ऊपर में, तभी वो एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि समटाइम्स होता है ना कि एक्सीज वगैरह डाउनलोड हो जाती है, क्लिक करते हो तो सीधा डाउनलोड हो जाती है ना, वो ऐसे ब्राउज़र पे खुलती नहीं है। उस तरह की अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, वैसा कुछ यूज़ केस है, आप वैसे कोई वेबसाइट हो जो कि उस तरह की यूज़ केस रखना चाहते हो, यू कैन पुट द प्राइवेट एंड यू कैन शेयर योर S3 bucket URLs with the other guys, ठीक है। तो बस यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, बाय डिफ़ॉल्ट सारे पब्लिक एक्सेस ब्लॉक्स होते हैं, अगर आप इसको हटा देते हो तो ये पब्लिक एक्सेस इनेबल हो जाते हैं, ठीक है। और आप इसको इसके साथ में भी थोड़ी ट्यूनिंग कर सकते हो कि किसके लिए ब्लॉक करना है, किसके लिए ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह की ट्यूनिंग्स आप कर सकते हो अपने हिसाब से, जिससे भी आपको करना, ठीक है। देन नेक्स्ट ये रिव्यू है, हमने जो भी अभी तक अपने बकेट में लगाया है, जो भी चीज़ें चूज़ की हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो गई हैं एज ए रिव्यू। नाउ क्रिएट ए S3 बकेट। अभी हमारे पास S3 बकेट क्रिएट हो गया है एंड इट इज सेइंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी पब्लिक, ना, हम ऑब्जेक्ट्स को पब्लिक बना सकते हैं। सो लेट्स गो हेयर एंड एडिट पब्लिक एक्सेस सेटिंग। अच्छा, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, इसको हटाओ, इसको करो कंफर्म। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसी समय में हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, AWS लोगो PNG। डॉक्यूमेंट में ये पड़ा हुआ है, ठीक है, चलेगा। तो फिर यहाँ जाओ, इसमें जाओ और यहाँ से ऑब्जेक्ट को अपलोड कर दो। अपलोड, गलत ऑब्जेक्ट आ गया, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को अपलोड कर दिया है। इसने बोला कि अपलोड ए फाइल लार्जर देन इतना, यूज़ AWS CLI यूज़ करो या फिर ये सारे सिस्टम्स यूज़ करो अगर आप 160 GB से बड़ा कोई फाइल यूज़ अपलोड कर रहे हो तो, ठीक है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल इसने दे दिया। नाउ कर दो नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब वो बोलेगा कि उस जो भी तुम्हारा बना हुआ है, जो भी तुम अपलोड कर रहे हो, उसके ऊपर तुम्हें परमिशन सेट करनी है क्या। अगर तुम चाहते हो कि कोई अदर अकाउंट्स भी उसको यूज़ करे तो तुम यहाँ पर अकाउंट आईडी डाल दो, है ना, और उसके ऊपर परमिशंस लगा दो कि कौन से अकाउंट्स को क्या एक्सेस होगा इस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर, ठीक है। दूसरा, अगर आपको पब्लिक एक्सेस मैनेज करनी है तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो कि ग्रांट रीड एक्सेस टू दिस ऑब्जेक्ट, ग्रांट पब्लिक, डू नॉट ग्रांट, है ना। मैं अगर लेकिन डू नॉट ग्रांट कर दूंगा तो ये एक्सेस नहीं होगा, तो मैं इसको ग्रांट करता हूँ पब्लिक एक्सेस थोड़ी देर के लिए, सिंस इट इज़ नॉट रिकमेंडेड आई नो, बट लेट्स ट्राई ये होता क्या है। और ये बोल रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आई एम गुरु 148 है ना, जो ऑनर है इस अकाउंट का, दैट गाय कैन एक्सेस, that guy has read and write access, so he can do। अब नेक्स्ट किया, अब हमने जो स्टोरेज क्लास की बात की थी, है ना, उसकी यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है कि मतलब हमने जो भी बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप अपलोड करते हो फाइल को
तो वो स्टैंडर्ड स्टोरेज में चला जाता है जो कि फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा के लिए यूज़ होता है ना। और अगर आपको कोई भी अदर स्टोरेज क्लास चाहिए, ठीक है, आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे तो मेरा तो ये रेगुलर यूज़ नहीं होने वाला है ना, तो मैं इसमें स्टैंडर्ड में रख के पैसे क्यों दूँ, मैं किसी और में रखूँगा जहाँ पर कि मेरे पैसे कम लगेंगे। तो आप यहाँ लिस्ट में से उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्लास को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ अपलोड इट। अच्छा, ये 1 सक्सेस हो गया, 100% सक्सेस। हाँ, अभी हमने जो भी ऑब्जेक्ट, अच्छा अभी ये एक एक करके चलते हैं। ये हमने बकेट बनाया, इस बकेट के अंदर में हमने ये जो अपलोड किया फाइल, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। S3 इसको, इस पर्टिकुलर .png फाइल को समझ रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे लिए, ठीक है। जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करते हो, है ना, तो इस ऑब्जेक्ट की ना अपनी एक अलग ही डिटेल्स हैं कि मतलब आप इसको भी कस्टम कर सकते हो चीज़ों को। जैसे कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हो, इसके पाथ को कॉपी कर सकते हो, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फाइल पब्लिक कर सकते हो, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इंक्रिप्शन, मेटा डाटा, टैग्स, ऑब्जेक्ट का लॉक, ये हमने अभी डिस्कस किया था पहले, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको रन टाइम में इस पर्टिकुलर का मान लो चूज़ करना है, कुछ चेंज करना है, स्टैंडर्ड स्टोरेज से सम अदर में डालना है, तो आप उसको रन टाइम में यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि अरे यार नहीं नहीं, अब तो मेरा काम इससे हो गया, तो इस वाले को मैं नहीं रखता हूँ। मतलब कि लेट्स से जैसे हम naukri.com पे रिज्यूम अपडेट करते हैं, ठीक है, तो लेट्स से कि ये आपका रिज्यूम है, अगर आप इसको स्टोरेज क्लास में रख रहे हो तो ये फ्रिक्वेंटली एक्सेसिबल है, ठीक है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं यार मेरा तो हो गया, मुझे तो जॉब मिल गई, अब मैं कहीं और इस रिज्यूम को 1 साल बाद यूज़ करूँगा या 2 साल बाद यूज़ करूँगा, सो इट मीन्स इट इज़ नॉट accessible that much frequent, so you can use any of which suits here the storage class to you, ठीक है। सिमिलरली द परमिशंस थिंग्स, आप परमिशंस थिंग्स यहाँ से मैनेज कर सकते हो कि अदर्स को क्या परमिशंस होनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर अकाउंट को परमिशन देनी है ना, तो वो कर सकते हो आप। यहाँ पर यूज़ केस ये अकाउंट को वाला क्या है कि अगर 2 अकाउंट हैं आपके पास, है ना, एक डेव QA और एक प्री-prod अकाउंट है, आप चाहते हो कि डेव का डाटा मुझे प्री-prod पे ले जाना है, तो यहाँ पर आपको वो ऐड करना पड़ेगा अकाउंट की ID, उसको यहाँ पर अलाउ करना पड़ेगा कि डेव वाले डाटा वहाँ चले जाएं, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हो। सेलेक्ट फ्रॉम इज काइंड ऑफ, जैसे हम चलाते हैं ना वो कोई क्यूरीज, SQL क्यूरीज, ठीक है, उसके लिए है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स है, ठीक है, उसमें से आपको अगर कुछ निकालना है कंटेंट एक बार में, आपको चेक करना है, सो यू कैन रन अ कोड फ्रॉम हियर ऑल्सो। ये अभी अभी इंक्लूड हुआ है, पहले ये नहीं हुआ करता था, तो इन्होंने अभी अभी एक सेलेक्ट की प्रॉपर्टीज ऐड की है। उसके बाद बेसिकली ये आपका एंड पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट के लिए, ये एक एंड पॉइंट है, तो जब भी आपको अगर किसी के साथ ये शेयर करना हो तो आप यही URL को हिट भी करोगे ब्राउज़र पे देखने के लिए, और इसी URL को आप शेयर भी करोगे सबके लिए। तो आप सारे कोई ज़रा ये URL को हिट करके देख लो, इट इज़ एक्सेसिबल फॉर यू गाइस आल्सो। क्योंकि मेरे पास ये खुल रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज द S3 बकेट, ठीक है। नाउ ये तो हो गया हमें कि अगर हम S3 बकेट में कोई कंटेंट रखते हैं, है ना, तो उसको हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक आज मैं कवर करने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है CDN। CDN का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। एनी आइडिया क्यों होता है ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, क्या होती है CDN? एनी आइडिया?
बेसिकली इसको यूज केस इसका है कि जैसे आपने कोई भी साइट सेटिंग जैसे S3 पे एक साइट होस्ट की है या कुछ data, तो आपके मल्टीपल रीजन में जैसे यूजर्स हैं, लेट्स से आपका यूएस में है, आपका यूके में है, आपका ऑस्ट्रेलिया है या इधर इंडिया में है, तो आप उसको बार बार जब हिट कर रहे हो यूआरएल को तो उतना स्लो रिस्पॉन्स करेगा इतनी दूर से, तो आपको टाइम लेगा मतलब। हाँ तो आप एक तरह से आप एक उसका वो कंटेंट डिलीवरी कर सकते हैं नेटवर्क को, आपका वो एज लोकेशन में सेव हो जाएगा, जिससे आपको वो बार बार वहां पे ना जाके सीधा, जैसे आपने लेट्स से नॉर्थ वर्जीनिया में साइट वो कर रखी है, तो आपका इंडिया में ही एक वो कंटेंट वो होगा आपका एज लोकेशन, वहां से फैच करेगा। जो फर्स्ट फर्स्ट यूजर होगा वो आपका, वो तो वहां से करेगा नॉर्थ वर्जीनिया से, बट जब सेकंड यूजर उस यूआरएल को हिट करेगा तो उसको वो नॉर्थ वर्जीनिया में ना जाके वो इंडिया से ही अपने उससे वो करेगा एज लोकेशन से, वहां से फेच करेगा, तो वो फास्ट होगा थोड़ा सा, वेरी इसीलिए गुड, बेसिकली। वेरी गुड। किसी और के पास कुछ जो आप शेयर करना चाहते हो? एनी अदर थिंग? जैसा अंकु ने बोला उसके अलावा कुछ ऐड करना चाहते हो? सेम ही है, बट उसमें जैसे हमको ने बताया वो सेम ही है, बट इसमें ज्यादातर यूज केस में क्या करते हैं, जो हैवी फाइल्स होती हैं, जैसे इमेजेस होती हैं हैवी या वीडियोस होती हैं, उन्हीं को ज्यादातर यूज किया जाता है सीडीएन में। टेक्स्ट को इतना यूज नहीं किया जाता, अच्छा, क्योंकि बड़ी फाइल को फैच करने में टाइम लगता है, टेक्स्ट तो हो जाता है। पूरी वेबसाइट को ना सीडीएन में करके कुछ इमेजेस या वीडियोस को भी कर दिया जाता है। सो बेसिकली मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ। सीडीएन जो है ना वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, जैसा हमने पढ़ा अभी, ठीक है, मतलब अभी हमने डिस्कस किया। तो हमें ये चाहिए क्यों और इसका काम क्या होता है? तो कंटेंट डिलीवरी जो नेटवर्क होती है उसको हम कैसे भी बोलते हैं, है ना, कैसिंग सर्वर और कैसे बोलते हैं। जैसे कि अगर आप कैसे ढूंढोगे ना गूगल में, तो आपको दो तीन बहुत बड़े बड़े नाम दिखेंगे, आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां दिखेंगी जो सिर्फ कैसिंग में ही काम करती हैं। जैसे अकमाई, अकमाई इज अगेन ए वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन हु इज वर्किंग ओवर द कैसिंग ऑल्सो। तो कैसिंग होता क्या है और वो काम कैसे करता है, क्यों चाहिए अपने को कैसिंग? तो अभी एक अंकु ने हमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। जैसे मान लो एक वेबसाइट है abc.com, ठीक है, और इस abc.com ने अपने जो स्टैटिक कंटेंट है, अब हम सबको पता है कि स्टैटिक कंटेंट क्या होता है। स्टैटिक कंटेंट वो कंटेंट जो कि चेंज नहीं होगा रन टाइम पे, ठीक है। स्टैटिक कंटेंट चेंज नहीं होगा, डायनेमिक कंटेंट चेंज होगा एवरी टाइम, ठीक है। तो abc.com को अपने स्टैटिक कंटेंट जो हैं वो इंड यूजर तक पहुंचाने थे। इसका जो इंड यूजर है वो कहीं बैठा हुआ है यूएसए में, और वेबसाइट जो है वो होस्टेड है इंडिया में, ठीक है। सिमिलरली इसके कुछ इंड यूजर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं लंदन में, कुछ जो हैं वो बैठे हुए हैं आपके चाइना में, है ना, कुछ बैठे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारे ना अलग अलग यूजर बेस है, मतलब 2-4 लाख यूजर ऑस्ट्रेलिया में, है ना, 8-10 लाख यूजर यूएसए में, उसी तरह 2 से 10 लाख के यूजर बेस लंदन में, और सिमिलरली फॉर द चाइना ऑल्सो, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर कोई सीडीएन नहीं है, कोई कैशिंग नहीं है ना, तो होगा क्या? सबसे पहला कि जब भी कंटेंट की रिक्वेस्ट आएगी, है ना, एक यूएसए वाले बंदे ने abc.com को खोला, ठीक है, तो चूंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इंडिया से यूएसए का जो डिस्टेंस है इट इज़ वेरी वेरी फार, है ना, सो इट विल टेक टाइम टू डिलीवर द कंटेंट टू द एंड यूजर लैपटॉप और मोबाइल। सिमिलरली फॉर द अदर गाइज हु आर सिटिंग हियर इन द लंदन, द गाइज हु आर सिटिंग इन द ऑस्ट्रेलिया एंड द चाइना ऑल्सो, ठीक है। ये हर बार वो तो बकेट से लेके आ रहा है डाटा, या फिर वो डाटा लेके आ रहा है किसी EC2 इंस्टेंस से, है ना, जहाँ पर कि स्टैटिक पड़ा है, कहीं भी पड़ा हो सकता है, या EC2 पे पड़ा हो सकता है या S3 बकेट पे पड़ा हो सकता है स्टैटिक कंटेंट। तो उसको बार बार जब भी डिलीवरी कर रहा था इंड यूजर को, इट इज टेकिंग टाइम, है ना, लॉट्स ऑफ टाइम। कभी कभी तो 6 मिनट 7 मिनट में एक जाके एक पेज इस यूजर को मिलता था, और वो पेज भी पूरा नहीं खुलता था, वो पेज क्या होता था, हाफ खुला, फिर थोड़ा वेट करता था, फिर खुलता था,
फिर खुलता था, फिर एंड यूजर परेशान हो जाता था, यार ये पता नहीं इंटरनेट का इशू है कि मेरा इशू है, आई डोंट नो ये आखिर हो क्या रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी द पेज, राइट। फिर आई यहाँ पर एक सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को बोला गया कैसिंग, CACHE, कैसे और कैसिंग, ठीक है। अब जो कैसिंग होती है वो किसके थ्रू प्रोवाइड होती है? कैसिंग को प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक सर्विस, उसका नाम होता है CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये हर एक और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है, हर एक क्लाउड टू क्लाउड वेरी करता है। देर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हु आर ओनली गिविंग द कैशिंग मैकेनिज्म्स और कैशिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। अब CDN का कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जो भी डाटा मेरे S3 बकेट में पड़ा हुआ है एज ए स्टैटिक, ठीक है, आई एम गोइंग टू cache that data. Let's say there is a rawson.jpg, this is a file, है ना, which everyone from the USA, from the London guy, China guy and Australia guy, everyone wants to see the rawsons.jpg, ठीक है। अब ये डाटा डायरेक्ट जा रहा था तो स्लो था, है ना, हमने यहाँ कैसिंग लगा दिया, तो अब ये डाटा कैसे जाएगा? CDN के थ्रू होते हुए जाएगा, जब भी इस पर रिक्वेस्ट आएगी तो CDN के थ्रू होते हुए ही ये डाटा बाहर जाएगा, और रिटर्न रिक्वेस्ट भी CDN के थ्रू ही आएगी, हमने ये बोल दिया, ठीक है, कि डाटा यहीं से निकलेगा और यहीं से ही आपको डिलीवर होगा। अगर इस तरह की हमने कॉन्फ़िगरेशंस कर दी, फिर क्या होगा? जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है वो क्या करता है, इस पर्टिकुलर डाटा को कैश कर लिया और अपने में शेयर कर दिया पूरे अकाउंट में, है ना, जहाँ जहाँ भी AWS है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ के सारे जगह पे ये शेयर हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब क्या हुआ, कोई आदमी अगर US से बैठ के इसको एक्सेस करता है ना, और वो बोलता है कि मुझे rawson.jpg चाहिए, तो उसको US वाला जो नियरेस्ट रीजन का जो डाटा सेंटर होगा कैशिंग का, वहाँ से उसको वो डाटा मिल जाएगा। सिमिलरली फॉर द लंदन गाय, सिमिलरली फॉर द चाइना मैन एंड ऑस्ट्रेलियन गाइस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एज लोकेशन पे इस पर्टिकुलर कंटेंट को कॉपी कर लिया या कैसे कर लिया, यू कैन से, एंड दे आर डिलीवरिंग दोज गाइस from their age locations. So that's why when we are using the CDN for static content delivery things, then it will be very fast as compared to any other storage, ठीक है। तो ये काम है हमारा CDN का। अब CDN जो होती है उसमें भी हम दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। बेसिकली CDN दो तरीके से हम यूज़ करते हैं। लेट मी ओपन द CDN। अभी तक कोई क्वेश्चन है यहाँ पर CDN के रिगार्डिंग किसी को? रोहित? नहीं भाई, अभी तक नहीं। ओके, परफेक्ट। तो हमें पता चल गया ना रोहित, CDN का काम क्या है। CDN का काम है चीज़ों को कैश कर लो, स्टैटिक कंटेंट को अपने पास रख लो और अपने नेटवर्क में शेयर कर दो, ताकि वो एज नेटवर्क पे डिलीवर कर पाए चीज़ों को वेरी क्विकली, ठीक है। यस। यस, यही हमारा CDN का काम है। CDN ऐसे ही काम करता है, ठीक है। अब CDN कैसे प्रोविजन करना है आपको, अगर आपको जाना AWS में करना है तो आपको सर्विसेज में जाके CDN लिखना पड़ेगा, है ना। CDN लिखा हुआ आएगा अमेजॉन क्लाउड फ्रंट। तो क्वेश्चन भाई, स्टैटिक के लिए तो ये चलो यूज हो जाएगा CDN, डायनेमिक को कैसे डायनेमिक कर सकते? डायनेमिक चीज़ें नहीं डिलीवर होती हैं इसके थ्रू। अगर अच्छा, उसका कोई और सॉल्यूशन भी नहीं है? अगर हमारे पास डायनेमिक वेबसाइट है और सेम चैलेंज हमारे सामने आ रहा है। देखो, फिर आप EC2 के ऊपर जो अगर आपका एप्लीकेशन है ना, तो EC2 को आपको CDN के बैकग्राउंड में लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप डायनेमिक चीज़ें, मतलब कि अगर कोई आदमी DB में कुछ लिखना चाहता है, ठीक है, US वाला बंदा कुछ DB में लिखना चाहता है, कोई साइन अप करना चाहता है, ठीक है, तो DB में वो डायरेक्ट नहीं लिख सकता है। वो कैसे लिखेगा DB में? वो CDN पे आएगी रिक्वेस्ट, पहले abc.com की रिक्वेस्ट आई CDN पे, है ना। CDN से इस पे US वाला बंदे ने क्या किया, CDN पे हिट मारा, CDN से abc.com पे गया जो कि EC2 के ऊपर में रखा हुआ था,
फिर इस EC2 सर्वर से गया किसके पास, या तो RDS के पास गया या फिर जो भी बिलोंगिंग डाटाबेसेस है, ठीक है। तो CDN डायरेक्ट DB के साथ अटैच नहीं होगा, वो कैसे आएगा, इधर से आएगा, इस वाले राउट से आएगा अंदर EC2 के साथ में। EC2 से होते हुए जाएगा। हाँ, तो जो भी डाटा लिखाएगा वो EC2 के थ्रू लिखाएगा। मतलब यहाँ पर भी प्रोग्राम्स होंगे ना जो डाटा लिख रहा होगा, है ना, कोई साइन अप करते हैं तो कुछ प्रोग्राम ही तो कॉल होती है। हाँ, डायरेक्ट तो डीप में नहीं जाएगा। हाँ, डायरेक्ट EC2 सॉरी डायरेक्ट RDS के साथ में इसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप CDN को, ठीक है। तो CDN के केस में बेसिकली क्या होता है कि इसको ना डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं, जो हमने यहाँ पर बात की ना, ये 1 2 3 एज लोकेशंस, है ना, इस लोकेशंस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस, क्योंकि ये तो लिया आपसे कंटेंट और इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने पूरे जो भी इसका एरिया था, दिस इज ए कॉल्ड एरिया, है, ये ऐसा। सॉरी सॉरी रोशन भाई, आई थिंक रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है आपके। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है। चल रही है? यस यस। ओके। तो ये जो पूरा एरिया था ना, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया या डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट यू कैन से, ठीक है। तो CDN में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जब भी आप, अच्छा पहले मैं यहाँ बता देता हूँ CDN निकालोगे कहाँ से, ये सर्विस कैसे सर्च करोगे, तो आप सर्विस में क्लिक करोगे, CDN में क्लिक करोगे, क्लाउड फ्रंट लिखा हुआ आएगा, इसको क्लिक करो, यहाँ लिखा हुआ ना ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसको आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये ग्लोबल सर्विस है, लाइक द IAM, है ना, जैसे IAM ग्लोबल सर्विस है। मैंने बताया था ना, यहाँ पर अगर लिखा हुआ आएगा ग्लोबल या फिर रीजन तो पता चल जाएगा कि कौन सी सर्विस रीजन स्पेसिफिक है, कौन सी ग्लोबल स्पेसिफिक है ना। तो CDN इज अ ग्लोबल स्पेसिफिक सर्विस। सो यहाँ जाओ क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन में, क्रिएट करोगे तो दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन आप क्रिएट कर सकते हो। पहला होता है वेब, दूसरा होता है RTMP। वेब जो होता है, वेब में आप जैसे कि Amazon S3 यूज़ कर सकते हो, EC2 यूज़ कर सकते हो, बेसिकली उस तरह के कंटेंट्स जो HTML CSS PHP ग्राफिक्स फाइल्स, है ना, इस तरह के सारे कंटेंट्स आप डिलीवर कर सकते हो यूजिंग द वेब कंटेंट डिलीवरी, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द सेकंड वन इज RTMP। अगर आपको यूट्यूब जैसे नेटफ्लिक्स बहुत अच्छा एग्जांपल है, नेटफ्लिक्स भी AWS को यूज़ करते हैं नेटफ्लिक्स वाले। तो जैसे नेटफ्लिक्स की वीडियोस हैं, है ना, वो इतनी आसानी से इजीली कैसे डिलीवर हो जाती हैं, तो वो RTMP ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, है ना, टू डिस्ट्रीब्यूट द वीडियोस ओवर द एज नेटवर्क, ठीक है। उन्होंने S3 में कहीं पर वीडियोस रख दी हैं और वो सारे वीडियोस हमें कहाँ से कहाँ तक दिख रही है, हमें दिख रही है इंडिया में भी दिख रही है, कहीं विदेश में भी दिख रही है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अ वेब मेथड। गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स हैं, है ना, उसको जरा सा ध्यान से हमें समझना है, बाकी तो आप वीडियोस से भी समझ सकते हो, बट आई वांट टू गिव यू ए स्मॉल अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप क्रिएट करते हो ना, तो उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आप यहाँ पे देख रहे होगे ना। पहला पार्ट है ओरिजिन सेटिंग, दूसरा पार्ट है कैसे बिहेवियर, एंड थर्ड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन सेटिंग, ठीक है। तो पहला पार्ट है ओरिजिन सेटिंग, और ओरिजिन सेटिंग में क्या है, ये वैल्यूज क्या है, तो बोलता है कि ओरिजिन डोमेन नेम इट इज ऑलवेज द सेम, हमेशा ये सेम होगा जैसा कि जो भी आपका सर्विसेज, जो भी सर्विसेज को आप कॉल कर रहे होगे ना, वैसा उसी का नाम होगा बेसिकली डोमेन नेम में, ठीक है। जैसे मुझे अगर S3 यूज़ करना है, मेरा कंटेंट कहाँ है S3 में, तो मैं ना सिर्फ इसको सेलेक्ट कर दूंगा तो मेरा डोमेन नेम बन गया डेमो माई फर्स्ट S3.S3amazon.com, ठीक है, ये मेरा डोमेन नेम बन गया। ओरिजिन पाथ, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से कि आप कंटेंट को डिलीवर करना चाहते हो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, लेट्स से कि S3 के अंदर में ये मेरी वेबसाइट है, सॉरी ये मेरा S3 बकेट है। अब यहाँ पर डेमो माई फर्स्ट S3 इज़ अ फोल्डर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बना देता हूँ न्यू S3, ठीक है, इसको सेव कर दो, और अब मान लो कि मेरी कंटेंट इसके अंदर पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। सो मैं इसकी स्पेसिफिक पाथ डाल सकता हूँ कि मेरा ओरिजिन यहाँ है /new S3, ठीक।
अगर मैंने ये नहीं डाला, है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किसके पास जाएगा, ओरिजिन स्लैश के पास। स्लैश कौन सा होगा, स्लैश होगा ये क्या है, स्लैश फोल्डर, डेमो माई फर्स्ट S3 के बाद जो भी है वो स्लैश है, ठीक है। तो अगर आप कुछ नहीं डिफाइन करते हो ओरिजिन पाथ में तो ये स्लैश पे चला जाता है, ठीक है। ओरिजिन आईडी आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, S3 बकेट का नाम उठा लेता है, या फिर अगर आप EC2 डाले हो तो EC2 का जो भी आईडी होगा उसको उठा लेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि अगर आपका ओरिजिन आईडी और ओरिजिन डोमेन नेम सेम रहेगा तो यू कैन ईजिली फाइंड इट आउट कि अच्छा कौन सा S3 बकेट इसमें अटैच्ड है, एंड द अदर थिंग्स ऑल्सो। रिस्ट्रिक्ट बकेट एक्सेस ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, है ना, अभी मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, नहीं तो इट विल बी कंफ्यूज। नाउ मूव टू द डिफ़ॉल्ट कैसे बिहेवियर सेटिंग। डिफ़ॉल्ट कैसे बिहेवियर का मतलब ही आ गया कि वो अपने पास में डाटा कैसे रख लेगा, है ना, और इंड यूज़र को डाटा कैसे डिलीवर कर देगा, ठीक है। इसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर कैसे बिहेवियर में, ठीक। तो बोलता है कि व्यूअर प्रोटोकॉल पॉलिसी, कौन कौन सा प्रोटोकॉल पॉलिसी आप चाहते हो कि व्यूअर देख पाए। मैं चाहता हूँ कि HTTP एंड HTTPS, मतलब मेरा जो ब्राउज़र पे जो व्यूअर्स हैं, जैसे मैं कोई वेबसाइट होस्ट कर रहा हूँ और अली US में बैठे हुए हैं, तो अली को देखना है उस वेबसाइट को, तो ही कैन एक्सेस ऑन बोथ HTTP एंड HTTPS, है ना। और आई हैव एन ऑप्शन कि अगर कोई भी http.techmartguru.com को हिट मारे तो दैट कुड बी ऑटोमेटिकली गो टू द HTTPS। सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरा सिर्फ HTTPS पे ही चले, HTTP पे तो मैं खोलना ही नहीं चाहता अपनी वेबसाइट, ठीक है। तो आई कैन यूज दिस वन ऑप्शन, बट लेट्स मेक इट डिफॉल्ट एंड ट्राई टू क्रिएट इट। तब उसके बाद आती है HTTP मेथड अलाउ। मेथड अलाउ मीन्स कोई यूज़र जब आता है आपकी वेबसाइट पे, है ना, तो वो क्या क्या कर सकता है। तो जैसे मैंने बोला कि गेट और हेड कर सकता है। गेट का मतलब ब्राउज करके किसी भी चीज़ को डाउनलोड कर सकता है ना। गेट हेड ऑप्शंस मतलब अगर वो किसी चीज़ को डाउनलोड करके एडिट करना चाहे, है ना, तो वो एडिट कर सकता है ओवर द ब्राउज़र, लेकिन वो सबके लिए नहीं होगा, वो दिस इज जस्ट ए काइंड ऑफ R&D काइंड ऑफ थिंग्स। फिर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मेरी वेबसाइट तो लाइक OLX.com है, तो वो पोस्ट भी कर पाए, है ना, कुछ डिलीट भी कर पाए फोटो को, वैसा मैं चाहता हूँ कि वैसा यूज़र कर पाए, ठीक है। तो आई कैन पुट अ गेट हेड ऑप्शंस, पुट पोस्ट, इस तरह के ऑप्शंस में डाल सकता हूँ। लेकिन मैं बोला कि नहीं यार अभी तो मेरा टेकमार्ट गुरु वैसा कोई OLX तो है नहीं, लेट्स यूज इट लाइक दैट, गेट हेड। फिर है फील्ड लेबल इंक्रिप्शन कॉन्फ़िग। इसका मतलब होता है कि अगर मुझे अपनी जो कंटेंट है उसको इनक्रिप्ट करना है इंड यूज़र के लिए, है ना, कि इंड यूज़र के पास अगर इंक्रिप्शन कीज़ हों तभी वो उसके पास दिखे, अदरवाइज नहीं दिखे, तो आई कैन क्रिएट द इंक्रिप्शन कीज एंड आई कैन शेयर इट विथ हियर। फिर आते कैसे कैस्ट HTTP मेथड। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मेथड हमने चूज़ किया है ना, वो यहाँ पर दिख रहा है अपने को कि कौन से मेथड से आप डिलीवर कर रहे हो कंटेंट को एंड यूज़र पे। फिर आता है कैसे बेस्ड सेलेक्टेड रिक्वेस्ट हेडर्स, ठीक है। अब अगर कौन सा हेडर पे कोई भी रिक्वेस्ट जानी चाहिए, होम स्क्रीन पे जानी चाहिए या फिर किसी लॉगिन पे जानी चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। हाँ। फिर आता है कैशिंग मेथड कि क्या होनी चाहिए, कैशिंग कितनी देर तक कैशिंग होनी चाहिए, कितने दिनों के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जानी चाहिए फ्रॉम कैसे, है ना। अगर आप कस्टमाइज करते हो तो यहाँ पर वो वैल्यूज़ आप डाल सकते हो माइक्रो सेकेंड्स में। अगर आप नहीं करते हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ये तीनों वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। TTL का मतलब होता है टाइम टू लीव, मिनिमम मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट। TTL टाइम टू लीव, कितना टाइम टू लीव मतलब इस ब्राउज़र पर आया और इस ब्राउज़र पर कितने देर के बाद अगर चला गया तो उसका कंटेंट रहे या ना रहे, ठीक है। उस तरह की रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं ये कैशिंग मेथड टाइम टू लीव, ठीक है। फिर बोल रहा है कुकीज़ फॉरवर्ड करनी है कि नहीं करनी है। सो अभी यहाँ पर हर एक चीज़ को
डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। फिर आते हैं लास्ट वाले में, डिस्ट्रीब्यूशन सेटिंग्स। डिस्ट्रीब्यूशन सेटिंग्स बोलता है कि किस लोकेशन पर, पर्टिकुलर एज लोकेशन पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना ट्रैफिक। सो यू कैन चूज इट हियर, है ना। आपको जो भी आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, यू कैन चूज इट कि अगर हाँ मेरा यूरोपियन कंट्री में मेरे ज़्यादा यूजर्स हैं, है ना, तो पुट अबाउट इट कि हाँ मेरे यूरोपियन कंट्री में ही मैं अपना कंटेंट डालना चाहूँगा, या फिर जो भी लोकेशंस पे आपको डालना है ना, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। सी नेम अभी हम देखेंगे कि इसका सी नेम कैसे हम एडिट करते हैं और क्या बेसिकली सी नेम का कंसेप्ट है, ठीक है। सी नेम बेसिकली अगर आपको पर्टिकुलर डोमेन को, जब आप सीडीएन बनाते हो उस पर्टिकुलर डोमेन को अगर आपको कोई पर्टिकुलर नेम देना है ना, जैसे कि flipkart.com/images ऐसा कुछ देना है, तो यू कैन यूज़ द सी नेम सेक्शन हियर एंड यू कैन पुट। बट आपको सी नेम यूज़ करने से पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपना सीडीएन, है ना। विदाउट क्रिएटिंग यू कांट अपडेट और एडिट द सी नेम, ठीक है। एक हैक है छोटा सा, द हियर यू कैन सी द रिक्वेस्ट और इम्पोर्ट सर्टिफिकेट विद द एसीएम, ठीक है। अगर आपको इसमें सीडीएन में बाय डिफ़ॉल्ट ये एचटीटीपीएस देता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपना कस्टम सर्टिफिकेट इसमें लगाना है, ठीक है, सो सीडीएन इज गोइंग टू एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट ओनली। ये वही सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेगा और रन करेगा अपने ऊपर जो कि नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में क्रिएटेड होगा। चाहे आप किसी भी जगह के लिए आप सीडीएन बना रहे हो, है ना, लेकिन जो सर्टिफिकेट्स है वो सिर्फ नॉर्थ वर्जीनिया रीजन वाला ही ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हैक है। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ लॉगिंग के लिए है कि अगर आप सीडीएन के लॉग्स भी कहीं पर स्टोर करना चाहते हो किसी बकेट में, तो क्रिएट करो और उसको स्टोर कर लो, ठीक है। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्रिएट करते हैं। इसको हटाओ, लेट्स क्रिएट द डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट एंड लेट्स वेट, इट विल टेक 2-3 मिनट्स आई गेस। तो हमें पता चल गया कि हम S3 क्यों यूज़ करते हैं, हम CDN क्यों यूज़ करते हैं, राइट। CDN यूज़ करने का पर्पस क्या है, अगर हमें कुछ वेरी स्पीड कोई कंटेंट डिलीवर करना है विदाउट एनी डिले टू द एंड यूज़र, वी शुड यूज़ द CDN। CDN अगेन पेड सर्विस है AWS की, है ना। इसमें से कंटेंट डिलीवर करने के जो भी ट्रैफिक आप यूज़ करते हो, नेटवर्क बैंडविड्थ, उसके पैसे लगते हैं। एनी क्वेश्चन? नो। ओके, थैंक। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये, उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। जब ये डिप्लॉयड अभी इन प्रोसेस स्टेट में है, फिर ये डिप्लॉयड स्टेट में आएगा तब। अगर आपको रन टाइम में कुछ चेंज करना है इस सीडीएन में, तो आप यहाँ पे जाके सीडीएन में जाओगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट आपको दिखेगा, इसमें से आप उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को चूज़ कर लो। चूज़ करके क्लिक करोगे तो आप यहाँ से उस जो भी आपको रिक्वायरमेंट, अगर मान लो रन टाइम में आप एसएसएल सर्टिफिकेट लगाना चाहते हो या कोई स्पेसिफिक डोमेन के थ्रू रिजॉल्व करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ओरिजिन चेंज करना है तो आप ओरिजिन भी चेंज कर सकते हो, है ना। कोई एरर पेज डालनी है, यू कैन पुट। किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगानी है जियो स्पेसिफिक कि ये सिर्फ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वाले पीपल्स को ही दिखे और कहीं नहीं दिखे, तो दैट कैन यू नो दैट इज यू कैन आल्सो डू। अब होती है इनवैलिडेशन। तो बेसिकली इनवैलिडेशन क्या है, जैसे कि अगर एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं इनवैलिडेशन का। बेसिकली
मान लो कि एक स्टैटिक पेज था हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। स्टैटिक पेज में हमने देखा यहाँ पर कि स्टैटिक पेज क्या होता है। जब भी कोई यूज़र, मान लो ये मेरी वेबसाइट पे ना कोई यूज़र आया और उसने एक आर्किटेक्चर डायग्राम के लिए हिट करी, है ना। जैसे उसने आर्किटेक्चर डायग्राम पे हिट किया तो उसको ये एक छोटा सा आर्किटेक्चर डायग्राम दिख गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या क्या लिखा हुआ है, और इस वाले में बड़े बड़े सिर्फ वर्ड्स देखना। जो एक में लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में ऑन परमिसेस, फिर लिखा हुआ है प्राइवेट वीपीसी एंड पब्लिक वीपीसी, ठीक है। सबनेट्स छोड़ देते हैं, पब्लिक वीपीसी और प्राइवेट वीपीसी लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है 1 काउंट, ठीक है। अभी क्या हुआ कि किसी ने सजेस्ट किया कि यार एक काम करो ना, यहाँ पे ना ये प्राइवेट सबनेट जो है ना, इसका ना आईपी डाल दो, इसका ये लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। या फिर अगर प्राइवेट सबनेट लिखा हुआ है तो उसके साइड में ना कॉलम डाल के आईपी डाल दो कि दिस इज द प्राइवेट सबनेट, दिस इज द पब्लिक सबनेट। दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ एडिशन हो गया है इमेज में, और अब हमें जो S3 के ऊपर जो पुराना इमेज है जो कि हम देख रहे हैं ये वाली, इसको रिप्लेस करनी है ना। अब यहाँ पे जो नया इमेज आएगा उसमें लिखा हुआ भी रहेगा प्राइवेट सबनेट, और उसके बगल में उसकी आईपी भी रहेगी कि प्राइवेट सबनेट की आईपी रेंज क्या है। पब्लिक सबनेट लिखा हुआ रहेगा तो पब्लिक सबनेट की आईपी रेंज उसमें चाहिए, ठीक है। ये हमने डाल के S3 बकेट में हमने वर्जनिंग की हुई थी तो हमने अपलोड कर दिया, और हमने बोल दिया कि अब नया वर्जन तुम लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। लेकिन CDN अभी भी क्या कर रहा है, CDN अभी भी ना पुरानी वर्जन दिखा रहा है, ये वाला। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जो CDN है उसके पास तो कंटेंट कैश होके रह गया है ना। अब कंटेंट कैश होके रह गया है, दैट मीन्स कि वो तो पुराने ही वर्जन दिखाता रहेगा। तब हम क्या करेंगे, हम जो एग्जिस्टिंग कैसे है उस CDN का, उसको ड्रॉप करेंगे ताकि वो नया चीज को पढ़े, वो पुरानी चीज को बार बार ना पढ़े, है ना। तो जो भी हम कैसे को ड्रॉप करते हैं, कैसे ड्रॉप करने की जो प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म होता है, उसको कहते हैं इनवैलिडेशन। क्या कहते हैं? इनवैलिडेशन, ठीक है। जब भी आपको कैसे ड्रॉप करने के लिए कहा जाएगा ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑलवेज डू द इनवैलिडेशन, गो टू द क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन, गो हेयर एंड देन क्लिक हेयर एंड क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि स्लैश के ऊपर में जाके RF कर देता है। दैट मीन्स कि अब कोई कैसे नहीं बचा है, तो आप कैसे करते हो, स्लैश स्टार देन इनवैलिडेट, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इनवैलिडेट क्लिक करोगे तो ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय ऑल द कैसे थिंग्स फ्रॉम योर CDN, ठीक है। तो ये यूज है इनवैलिडेशन का। नाउ लेट्स वेट ये हुआ कि नहीं, एंड लेट मी ट्राई टू एक्सेस the same thing from here. अच्छा, ये एक्सेस डिनाइड है, S3 bucket कहाँ पे? तो अभी जो हम कंटेंट को एक्सेस कर रहे हैं, कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, हम कंटेंट को एक्सेस कर रहे हैं CDN के थ्रू, ठीक है। और साथ ही साथ हम कंटेंट को S3 बकेट के साथ भी एक्सेस कर रहे हैं, है ना। तो हम कंटेंट को कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, दोनों जगह से एक्सेस कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से? CDN से और S3 बकेट से, ठीक है। वेरी गुड। नाउ अब अगर हमें एक चीज़ पता है कि अगर हमें S3 बकेट से कंटेंट को एक्सेस करना है तो अपने S3 बकेट को क्या बनाना पड़ेगा, पब्लिक। अगर पब्लिक नहीं होगा तो हम उस कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे ब्राउज़र के ऊपर। अगर हमें किसी भी कंटेंट को एक्सेस करना है फ्रॉम S3 बकेट
देन कंटेंट शुड बी इन द पब्लिक स्टेट, है ना। ये एक रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये तो यार बड़ा गलत चीज़ है, क्योंकि हम नोबडी वांट्स टू बी पुट देयर प्राइवेट कंटेंट्स एज अ पब्लिक। अगर पब्लिक में हो गई तो कोई भी कुछ भी करेगा, कुछ भी डाउनलोड करेगा, कुछ भी करेगा, है ना। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो द सॉल्यूशन इज AWS is recommended don't use to share your S3 bucket which is in public, okay, under your code, under your development code। अगर आपको कोई चीज़ किसी के साथ शेयर करनी है तो वो S3 को पब्लिक करके उसके साथ शेयर करना is not a good practice। So what you need to do? You need to create a CDN, है ना। You need to create a CDN and allow that CDN to access the S3 bucket, ठीक है। और जो S3 bucket है ना, उसके ऊपर से पब्लिक एक्सेस हटा दो। S3 bucket में जो कंटेंट होगा वो पब्लिक नहीं होना चाहिए, पहला। और दूसरा, वो जब भी एक्सेसिबल हो, कहाँ से एक्सेसिबल हो? सिर्फ और सिर्फ CDN से, एंड नो वन कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर कंटेंट, है ना, जस्ट आउटसाइड। तो हमें क्या करना होगा? पहले S3 बकेट को, अच्छा इसका एक और नियम है कि अगर आपको सिर्फ CDN के थ्रू एक्सेस चाहिए, S3 बकेट के थ्रू एक्सेस नहीं चाहिए, तो आपका जो बकेट्स हैं और जो ये है उसको प्राइवेट कर दो आप, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को और बकेट्स को आप कर दो प्राइवेट। हाँ, कंफर्म। क्या हो गया? डिलीट हो गया क्या? हाँ, ठीक है। अभी मैंने इसको प्राइवेट कर दिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैज़ नॉट पब्लिक। बकेट और ऑब्जेक्ट दोनों पब्लिक नहीं है अब, ठीक है। मैंने प्राइवेट कर दिया, तो यहाँ से एवरीवन के लिए परमिशंस हट गई, ठीक है, वेरी गुड। अब हमने प्राइवेट कर दिया, अब एक बार जल्दी से हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या हम इसको एक्सेस कर पाते हैं। क्विकली टेस्ट करो कि हम क्या इसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये प्राइवेट हो गया तो ये एक्सेस डिनाइड दे रहा है, हम इसको एक्सेस नहीं कर पाते, लेकिन मेरा कंसर्न है कि मैं इसको एक्सेस करूं, मेरे एंड यूजर्स इस फोटो को देख पाए, है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं? हम CDN की इंटीग्रेशन कर सकते हैं S3 बकेट के साथ में। ओके, वेरी गुड, सो लेट्स डू इट। इसको CDN पे जाना है। हाँ, हम CDN पे गए, देन हमने एडिट किया, ठीक है। और यहाँ नहीं है, सॉरी। चाहिए था अल्टरनेट डोमेन, कस्टम प्राइस, लास्ट मॉडिफाइड बिहेवियर, रिस्ट्रिक्शन, एरर बिहेवियर, ओरिजिन, एडिट। हाँ, अभी हमने बोला है कि जो कंटेंट है ना S3 के, वो सिर्फ और सिर्फ CDN के थ्रू ही जाने चाहिए और कैसे भी नहीं जाने चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्ट बकेट एक्सेस, ये जो बटन है ना, इसको इनेबल करना पड़ता है। इसको हमने किया यस। जैसे हमने यस कर दिया, फिर उसने बोला कि तुम्हारे पास ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी है क्या। ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी क्या होता है? ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी होता है कि CDN जा करके S3 बकेट से एक्सेस लेगा और वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा ट्रैफिक को, लाइक CDN ऑल्सो, ठीक है। अब हमने बोला कि नहीं है, तो नहीं हमारे पास। तो उसने बोला कि ठीक है, अगर नहीं है तो डू यू वांट टू क्रिएट?
मैं बोलता हूँ ठीक है, लेट्स क्रिएट। सो व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट ए कीज, ए की पेयर इट विल गोइंग टू क्रिएट, है ना, एंड दैट नेम इज आइडेंटिटी एक्सेस। ठीक है, इसने क्रिएट करा, अभी इस नाम से क्रिएट कर देगा। और ये क्या करेगा, ये मुझसे पूछ रहा है कि डू यू वांट मी टू पुट यू नो टू पुट पॉलिसी, बकेट पॉलिसी टू योर S3, है ना, जहाँ पर भी आपके S3 में जहाँ स्टोरेज हुआ है डाटा, तुम चाहते हो कि मैं वहाँ पे बकेट पॉलिसी अपडेट कर दूँ, तुम्हारा CDN खुद ब खुद वहाँ पे बकेट पॉलिसी अपडेट कर दे, या फिर तुम चाहते हो कि तुम खुद करोगे वो काम। मैं बोलूँगा नहीं नहीं, ये तो इट इज़ टाइम टेकिंग टास्क, तो आई वांट यू गाइस कैन डू। बोला ठीक है, आई विल डू। देन ओरिजिन हेडर्स लाइक हेडर फुटर्स, मैंने बोला यस। अभी क्या हुआ, जब आप इस बकेट पे जाओगे, है ना, इसकी परमिशंस में जाओगे, तो उसने क्या किया कि बकेट की पॉलिसी ऑटोमेटिकली अपडेट कर दी। किसने? CDN ने यहाँ पर बकेट की पॉलिसी अपडेट कर दी, और उसने बोला कि सिर्फ ये जो CDN है यही एक्सेस कर सकता है ब्राउज़र के ऊपर। मतलब आपको अगर कभी भी S3 बकेट एक्सेस करना है, सो यू कैन एक्सेस इट थ्रू द ब्राउज़र, थ्रू द CDN ओनली, यू कांट एक्सेस इट डायरेक्टली। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अगर हमें नहीं दोगे तो लेट मी गिव यू, लेट मी एक्सेस इट फ्रॉम यू गाइस। तो हमने बोला कि ठीक है, दिखाओ तुम कर पाते हैं या नहीं एक्सेस। और कंटेंट का नाम क्या था, कंटेंट का नाम है ये, हाँ, तो CDN के थ्रू एक्सेस हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट अगर हम S3 बकेट पे एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो एक्सेसिबल नहीं है। तो दिस इज हाउ यू कैन इंटीग्रेट AWS CDN विथ S3 बकेट। और इसका यूज केस क्या है हमने ये भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन यू गाइस हैव, यू वांट टू बी आस्क हियर, वी हैव नेक्स्ट 15 मिनट्स वी कैन डिस्कस। कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए? ओके, वेरी गुड, ऑसम देन। ठीक है, तो फिर मैं, हाँ रोशन भाई, यस, रोशन भाई, अली भाई। हाँ जी हाँ जी, पूछो पूछो आप अली भाई। मैं थोड़ा सा ना बीच में कुछ इशू आ गया था, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया। ओके, तो इसका क्या कहते हैं, और जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह में किस तरह के यूज केसेस होंगे भाई, जैसे हाँ तो कोई अभी जो मैंने इंटीग्रेशन किसी में किया ना, सीडीएन इम्प्लीमेंट किया हो या फिर S3 बकेट, आई बिलीव किया ही होगा, सो हाउ इट वर्क्स, एंड कुछ थोड़ी सी बहुत एप्लीकेशन, थोड़ी बहुत एग्जांपल के साथ अगर बता पाएं तो ग्रेट। अभी आप म्यूट कर लो, मैं बताता हूँ। बेसिकली हम जो इसको यूज़ करते हैं ना CDN को, तो मैंने जो किया था अपने लास्ट लास्ट प्रोजेक्ट में, तो हम क्या कर रहे थे ना कि हमारी ना एक मोबाइल एप्लीकेशन थी, और वो कंटेंट हम डिलीवर कर रहे थे चाइना में और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो चाइना मेनलैंड में तो AWS वगैरह नहीं कर सकता है, क्योंकि ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना करने नहीं देता है वो काम। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो हम डिलीवर कर रहे थे कंटेंट को, तो हमारा जो बेसिकली इंटीग्रेशन हुआ पड़ा था, वो S3 बकेट में हमारे सारे इमेजेस रखे हुए रहते थे। ठीक है, और उस इमेज को हमने, जैसे अभी हमने इंटीग्रेट किया ना CDN के साथ, वैसे हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया था CDN के साथ। तो कोई भी डेवलपर डायरेक्ट कोई भी कंटेंट फ्रॉम S3 बकेट अपने वेबसाइट में वो उसका पाथ नहीं देता था। वो क्या पाथ देता था, वो हम जो भी उसको CDN का URL देते थे ना,
जैसे कि मैंने कोई सीनेम, मेरे पास कोई डोमेन है, मैंने उससे सीनेम बनाया और मैंने बना दिया सीडीएन का नाम लाइक dev.cdn.com, ठीक है। तो इस तरह का डोमेन हम अपने इंड यूज़र, जो मेरे लिए, जो मेरा इंड यूज़र है वो डेवलपर है, ठीक है। फिर डेवलपर उस पर्टिकुलर डोमेन का पाथ दे देता था, क्योंकि उसको पता था कि इस डोमेन में, ये डोमेन जो है ये इस S3 बकेट को बिलोंग कर रही है और इस S3 बकेट में मेरे सारे फाइल्स पड़े हुए हैं। दैट मीन्स कि अगर मुझे अपनी कोई इमेज अपडेट करनी है, कुछ करना है, तो मुझे इसका पाथ देना पड़ेगा। तो वो अपने कोड में हमारे सीडीएन का पाथ दे देता था। तो जब भी कोई इमेज के लिए क्लिक होती थी कि हाँ ठीक है ये वाली इमेज मुझे देखनी है, न्यूज़पेपर है ना वो, तो न्यूज़पेपर में तो इमेज भी आती है। तो जब भी इमेज की बात होती थी तो इमेज हमेशा सीडीएन के थ्रू होते हुए S3 बकेट के ऊपर रिक्वेस्ट जाती थी और फिर उसी तरह रिवर्स बैक हो जाती थी रिक्वेस्ट टू गेट द थिंग्स डिलीवर। तो आप लोग के लिए जो टास्क है वो ये है कि S3 बकेट क्रिएट करोगे आप लोग, ठीक है। उसमें वर्जनिंग इनेबल करोगे। टास्क मैं यहाँ लिख देता हूँ या फिर नोटपैड पे लिख के यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूंगा। टास्क है S3 बकेट क्रिएट करो, क्रिएट करो, है ना, पब्लिक एक्सेस दो, वर्जनिंग लगाओ फॉर ऑब्जेक्ट, वर्जनिंग लगा दिया। वर्जनिंग के बाद लॉगिंग इनेबल करो, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। उसके बाद S3 बकेट क्रिएट करो, प्राइवेट बकेट होना चाहिए, प्राइवेट एक्सेस होना चाहिए, है ना। इसमें भी सेम काम करो, वर्जनिंग वर्जनिंग होनी चाहिए, लॉगिंग होनी चाहिए, एंड रिस्ट्रिक्ट एंड allow access from CDN only। ये वाला जो बकेट में कंटेंट होगा, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ CDN के थ्रू ही एक्सेस होगा। पहले वाले में जो कंटेंट होगा वो डायरेक्टली बकेट के, सॉरी, ऑब्जेक्ट के URL से भी एक्सेस होगा। सेकंड वाले में जो कंटेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ CDN से एक्सेसिबल होगा, ठीक है। तो ये टास्क है आप लोगों का आज का। ये अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो आप मेरे चैनल पे देख लेना, मैंने ये काम किया हुआ है और द सेम थिंग अभी हमें डिस्कस भी कर लिया, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई डाउट होना चाहिए, कुछ इश्यूज आने चाहिए, बहुत ही आसान है, इसको आप कर लेना।